नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहले विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोगों की जान गई, दूसरे विश्व युद्ध में 8 करोड़ लोगों की जान गई। क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो इस विश्व युद्ध में कितने करोड़ लोगों की जान जा सकती है? साथ ही सवाल यह भी कि कितने देश दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं। यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों को ठिकाना बनाया। ड्रोन अटैक कर क्या रूस को ऐसी छोड़ दी गई जो यूक्रेन के खात्मे के साथ भरी गई। रूस जिन परिस्थितियों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, वो परिस्थिति यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के साथ पैदा कर दी। ऐसे में पूरी दुनिया के ज़हन में डर है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है या फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही हो चुका है और हम उसे देख नहीं पा रहे। क्या दुनिया इस तीसरे विश्व युद्ध में 2 या 3 धड़ों में बंटना भी शुरू हो चुकी है? आज हम आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, साथ ही वो जियोपॉलिटिक्स जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूक्रेन ने जिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब को रूस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया और जिसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। उस ऑपरेशन स्पाइडर वेब का मतलब क्या था और कैसे उसने रूस के अंदर घुसकर अटैक किया, जरा उसको समझते देखिए। सारा नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसे मकड़ी का जाल कह सकते हैं। तकनीक रिमोट एक्टिवेटेड मैकेनिज्म जिसका इस्तेमाल किया गया था और जिस खुफिया एजेंसी ने रूस के अंदर ड्रोन अटैक किया वो है SBU यानी कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था रूस के हवाई अड्डों को अटैक करना और दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल्स कैरियर्स 34% के आसपास रूस के बर्बाद कर दिए गए हैं, जबकि 41 रूसी युद्ध विमान निष्क्रिय किए गए और जिन युद्ध विमान को निष्क्रिय किया गया है वो दरअसल वो विमान हैं जिनको परमाणु हथियारों के कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है या उससे पहले रूस अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि रूस परमाणु शक्ति का इस्तेमाल जब कर सकता है उसमें एक शर्त यह भी है कि अगर उसके परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया गया तो वो बाकायदा अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कैसे रूस के अंदर 3000 किलोमीटर तक घुसकर यूक्रेन ने अटैक किया, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, जरा देखिए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने एक अति गोपनीय अभूतपूर्व सैन्य अभियान को अंजाम दिया जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया। और यह एक विशेष ड्रोन हमला था जो 1 जून 2025 को रूस के 4 प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किया गया। इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो स्पाइडर वेब इसलिए दिया गया क्योंकि लकड़ी के माफ कीजिएगा मकड़ी के जैसे अपने शिकार के इर्द गिर्द जाल बुनकर फंसाती है। खामोशी इतनी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, रणनीतिक रूप से इतना मजबूत कि शिकार का फंसना तय और उसके बाद जो शिकारी वो सुरक्षित वापस लौटा है। तैयारी ऐसी कि शिकार का फंसकर बर्बाद होना तय हुआ। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स को विस्फोटकों से लैस किया गया था, फिर इन्हें लकड़ी के शेड्स की छतों के नीचे छिपाया गया, जिन्हें बाद में ट्रकों के जरिए रूस के हवाई अड्डों की परिधि तक ले जाया गया। एक रिमोट एक्टिवेटेड मैकेनिज्म के जरिए उन शेड्स की छतें अपने आप खोली। ड्रोन ने बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उड़ान भरते हुए टारगेट पर हमला किया।
और इस रणनीति के रूस की निगरानी प्रणालियों को भनक तक नहीं लगी, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछाया गया हो जिसमें रूस फंस गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने का दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने किया। एजेंसी ने बाकायदा अपने टेलीग्राम पर एक आधिकारिक बयान में बड़ा दावा किया और कहा कि इस मिशन का कंट्रोल सेंटर रूस की FSB के एक क्षेत्रीय दफ्तर के ठीक पास से था, जिससे जाहिर होता है कि यूक्रेन ने सुरक्षा के सबसे गहरे घेरे को भी चकमा दे दिया। और यह रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। क्यों बुरे सपने से कम नहीं? क्योंकि जिन 5 जगहों को टारगेट किया गया वो जगह यूक्रेन से 3000 किलोमीटर दूर रूस के अंदर है। जरा इन जगहों को भी एक बार देखिए जिनको टारगेट किया गया। उनमें जो जगह है उसमें एक अमूर है, दूसरी बेलाया है, तीसरी जो है डाइगिलेवो है, इवानोवो और ओलेनिया। ये 5 जगह है जहां यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किया। और जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये यूक्रेन है और इस यूक्रेन से ये जो दूरी है ये लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। और इतनी दूरी पर जाकर अटैक करना रूस के अंदर ये असंभव कार्य है। और इसीलिए रूस के अंदर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वहां लोकल की सहायता यूक्रेन को मिली, जिसमें एक ट्रक संचालक जिसके जरिए 3000 किलोमीटर तक ड्रोन से जो कि हथियारों से लैस से उनको पहुंचाया गया। और यह एक बड़ी खामी यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के जरिए सामने आई। और इसीलिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब का विवरण थोड़ा चौंकाने वाला है। क्यों चौंकाने वाला है? क्योंकि इसको अगर एक एक पॉइंट के जरिए समझे तो सबसे पहला पॉइंट, ड्रोन और हथियार। दरअसल SBU एजेंट्स ने 150 छोटे FPV ड्रोन तैयार किए। 300 गोला बारूद रूस की सीमा में पहुंचाए गए। और यह अपने आप में रूस के लिए एक अलार्मिंग स्टेज, क्योंकि उसके बेस को, एयर बेस को अटैक किया गया। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, हमले में जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए, 116 ड्रोन ने उड़ान भरी, 1 या 2 ड्रोन ने नहीं। और रूस के 4 से 5 हवाई अड्डों पर सीधा अटैक किया गया। तीसरा पॉइंट जो बेहद महत्वपूर्ण है, रणनीतिक तौर पर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि ड्रोनों को रूसी दूरसंचार नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया गया और इनमें ऑटो होमिंग तकनीक थी जो AI से लक्ष्य को पहचानती थी। चौथा, हमले का समय और तरीका। ड्रोन ट्रकों पर लकड़ी के ढांचे से लॉन्च किए गए और यह रूस की वायु रक्षा के लिए हैरान करने वाली घटना थी। पांचवा, यह रूस के अंदर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ओलेनिया हवाई अड्डे पर Tu-95 विमानों की ईंधन टंकियों पर ड्रोन हमले से कई विमान जलकर खाक हो गए। अब सोचिए, पिन पॉइंट अटैक किया गया और इसीलिए नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। नुकसान इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि जिन ड्रोन के जरिए अटैक किया गया वो ड्रोन महज 40 से 50 लाख के, लेकिन जो रूस को नुकसान हुआ है 60,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात सामने आ रही है। एक मोटा मोटा आंकलन जो कि यूक्रेन की तरफ से दुनिया के सामने रखा गया है। सबसे पहले यूक्रेन को ही देखिए, यूक्रेन का नुकसान कोई हताहत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, SBU एजेंट सुरक्षित रहे, यानी कि जो ड्रोन को उड़ाने के लिए 3000 किलोमीटर अंदर तक रूस में चले गए, वो बाकायदा 3000 किलोमीटर वापस यूक्रेन के अंदर आ गए और उनको रूस पकड़ नहीं पाई, ये भी वापस आ गए। अनुमानित नुकसान जो है 42 से 58 लाख के आसपास। जो ड्रोन वहां पर उड़ाए गए 116 से 120 के आसपास, उनकी जो अनुमानित लागत है वो 42 से 58 लाख के आसपास। अब जरा रूस का नुकसान देखिए। 4 से 5 हवाई अड्डों पर अटैक किया गया है, 41 विमान नष्ट किए गए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से बताया गया। और जिन विमानों को नष्ट किया गया उनमें जरा देखिए कौन कौन से हैं। Tu-95, Tu-22M3 और A-50, ये उसके लड़ाकू विमान हैं। और साथ में जो परमाणु वेपन्स को कैरियर के तौर पर कैरी करते हुए दुश्मन देश पर अटैक करते हैं वो विमान है।
इसके अलावा अनुमानित नुकसान जरा देखिए, 17,000 से 60,000 करोड़ के आसपास का नुकसान। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण दरअसल यह है कि दुनिया के अंदर यह पहला ऑपरेशन है जहां ड्रोन से किसी देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया हो। जैसे अटैक हुआ 24 घंटे भी नहीं हुए, इस्तांबुल के अंदर जो पहले से डिसाइडेड मीटिंग थी वो मीटिंग कंडक्ट की गई। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ यह भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की से इस्तांबुल के अंदर दूसरे दौर की शांति वार्ता लगभग 1 घंटे चली और 1 घंटे में यह वार्ता खत्म हो गई। इससे पहले दोनों देशों का डेलीगेशन 16 मई को इस्तांबुल में मिला था, तब भी दोनों के बीच 2 घंटे बातचीत हुई, लेकिन इस बार 1 घंटे के अंदर ही ये पूरी मीटिंग वाइंड अप हो गई। ये वार्ता ऐसे वक्त में हुई जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने रूस में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। इस बारे में पूछे जाने पर रूसी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कल का इंतजार कीजिए, जबकि यूक्रेन के हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है और यह बात रूस ने भी मानी है। इसके बाद रूस ने भी यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए। वहीं जो यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल है उसने बातचीत के लिए मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जेलेंस्की ने कहा कि इस मीटिंग में युद्ध बंदियों को वापस करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा 30 दिन के सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ी है। वहीं यह भी कहा गया है कि जो बच्चे रूस ने बंदी बनाए हुए हैं उनको वापस लौटाया जाए। वहीं जेलेंस्की ने यह भी कहा कि G7 देशों को रूस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। हालांकि रूस की तरफ से यही कहा गया कि कल का इंतजार कीजिए। तो क्या वाकई में कल कुछ बड़ा होने वाला है, और इतना बड़ा जो दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर चला जाएगा। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा, यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसमें कितना खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ा है। जरा आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, देखिए जरा कि किस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर की जो घटना हुई उसमें दुनिया को नुकसान हुआ है। दुनिया के कई देशों के बीच तनाव वर्तमान स्थिति में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन से कई सालों से जंग लड़ रहा है, वहीं इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के बढ़ते टकराव से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दुनिया के सामने एक सैन्य संकट खड़ा होता हुआ भी इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए उन देशों का जिक्र करते हैं जहां इस वक्त जंग चल रही है, वो देश जहां तनाव की स्थिति है, और वो देश जहां गृह युद्ध चल रहा है। ये 3 अलग अलग स्टेज हैं, लेकिन क्या ये तीनों स्टेज इस वक्त विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं? इसको समझने के लिए जरा इन देशों का विश्लेषण करना पड़ेगा। सबसे पहले जहां जंग चल रही है, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है और 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। इजराइल और हमास के बीच फिलिस्तीन कह सकते हैं जहां भी जंग चल रही है और लगभग 2 साल से चल रही है। इजराइल और यमन के बीच भी जंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तनाव जिन देशों के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव है, टेररिज्म को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर और यहां भी तनाव बना हुआ है। अब जिन देशों के अंदर इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है, अफ्रीका के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, इस वक्त सूडान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर भी गृह युद्ध जैसी स्थिति, वहां भी सेना और सरकार आमने सामने, क्योंकि सरकार एंट्रिम सरकार है। इन सब के बीच में एक सर्वे किया युगोव सर्वे एजेंसी ने। उसने विश्व युद्ध को लेकर कॉमन मैन क्या सोचता है दुनिया भर के अंदर, इसका विश्लेषण किया, और युगोव के ताजा सर्वे के अनुसार दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रही है। युगोव दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो विभिन्न मुद्दों पर सर्वे करती है। सर्वे में अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव अमेरिका की विदेश नीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही परमाणु हथियारों का डर भी तीसरे
विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर एक अलग तरीके की सनक चल रही है। इस सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों को यह भी डर है कि यह दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले ज्यादा विनाशकारी होगा। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। ये युगोव अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो अलग अलग मुद्दों पर सर्वे करती है, उसकी सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा, और इससे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 रहा, उसके परिणाम क्या रहे, जरा एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, अमेरिका, जापान। केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। और इससे 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध चला, उसमें कितने लोगों की जान गई? इसमें 2 करोड़ लोगों की जान गई। 2 करोड़ लोगों की जान। आपको 2 करोड़ का आंकड़ा दुनिया में कम लग रहा होगा, लेकिन 1914 में दुनिया की आबादी सिर्फ 170 करोड़ के आसपास थी, यानी 1% से ज्यादा दुनिया की आबादी विश्व युद्ध 1 के अंदर खत्म हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध देखिए जरा, इसमें मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। और दूसरे विश्व युद्ध में जो लगभग 6 साल के आसपास चला, 1939 से 1945 के बीच में, उसमें 7 से 8.5 करोड़ लोगों की जान गई। यह आंकड़ा भी कम नहीं है, क्योंकि जहां पहले विश्व युद्ध के अंदर आर्टिलरी गन इस्तेमाल की गई थी, उसमें 1% दुनिया की आबादी मिट गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जहां लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए थे, वहां 230 करोड़ की कुल आबादी दुनिया की, और उसकी 4% के आसपास आबादी विश्व युद्ध 2 के अंदर मारी गई थी। अब जरा सोचिए, अगर विश्व युद्ध 3 हुआ तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस वक्त दुनिया की आबादी 825 करोड़ के आसपास है, और दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा है। और सोचिए जरा, अगर ये जो दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ फाइटर जेट के इस्तेमाल से 4% के आसपास आबादी दुनिया से रुखसत कर गई थी सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर में, अगर इस वक्त जब परमाणु हथियारों का जखीरा है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान होगा। अब सोचिए, अगर 5 से 10% भी नुकसान हुआ तो मानिए 40 करोड़ से 80 करोड़ के आसपास की आबादी दुनिया से मिट जाएगी, जो तीसरे वर्ल्ड वॉर की भेंट चढ़ सकती है अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। और यह तो भूल ही जाइए कि कितने छोटे देश नक्शे से मिट सकते हैं। हालांकि जो हम कह रहे हैं, यह पूरे तरीके से आंकड़ा काल्पनिक है। यह आंकड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो बहुत ज्यादा और बहुत कम हो सकता है। हालांकि बहुत कम होने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, इसको भी समझिए सर। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में नाटो देशों के दखल से बेहद खफा है। पुतिन ने पहले कहा कि नाटो का हस्तक्षेप सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। मई 2024 में दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी। अगर रूस इस हमले को नाटो की चुनौती मानता है तो पुतिन अनकहा, अनदेखा और अनचाहा भी कर सकते। इस आशंका को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के बड़े रणनीतिकार भी कह चुके हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति अभी तक काल्पनिक है। यह कैसा होगा, भू राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारणों पर निर्भर करेगा। मौजूदा हालात के हिसाब से देखें तो कई समूहों में दुनिया के शक्तिशाली देश बढ़ सकते हैं। तो चलिए समझने के लिए समझिए कि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को पश्चिम का समर्थन कितना मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन वर्तमान में यूक्रेन को हथियार के लिए $3 अरब दे रहा है। यूरोप में रूस की $50 अरब की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है
और फ्रीज की गई रूसी संपत्ति से यूक्रेन को कर्ज दिया जा रहा है। यूरोप अब यूक्रेन को सिर्फ पैसे ही नहीं दे रहा, बल्कि यूक्रेन के मिसाइल रेंज की पाबंदी भी हटा दी गई है। क्या ये वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ वर्ल्ड नहीं? जरा समझिए, अगर ऐसा हुआ तो किस तरीके की स्थिति बनेगी। पहली स्थिति, दुनिया दो गुट के अंदर बढ़ सकती है। जरा देखिए किस तरीके से। और दूसरी स्थिति में किस तरीके से गुट हो सकते हैं। सबसे पहले पहला गुट देखिए, पहली स्थिति जिसमें दो गुट बन सकते हैं। एक तरफ अमेरिका, यूरोप, नाटो और ब्रिटेन समर्थित देश हो सकते हैं। हालांकि नाटो के अंदर भी अपने आप में ब्रिटेन समर्थित देश है। और दूसरा गुट रूस, चाइना, उत्तर कोरिया और खाड़ी देश हो सकते हैं जो अमेरिका से परेशान। और क्या अमेरिका का अचानक से खाड़ी देशों की तरफ जाना, उनको अपने हथियार देना, उनके साथ रिश्ते को बढ़ाना, क्या ट्रंप ये महसूस करें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नजदीक और इसीलिए तमाम देशों को समर्थन में लाने की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी। बहरहाल दूसरी स्थिति देखिए जिसमें बहुमुखी गुट हो सकते हैं, यानी कि कई गुट हो सकते हैं। क्योंकि एक स्थिति में दो गुट और दूसरी स्थिति में कई गुट बन सकते हैं। एक गुट पश्चिमी गठबंधन का हो सकता है जिसमें नाटो देश एक साथ हो सकते हैं। ये वो देश हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं। अगर इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की बात करें तो ये भी इनके साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक गुट में यूक्रेन के खिलाफ वाले देश जो रूस के साथ हो सकते हैं, वो एक गुट में दिखाई दे सकते हैं। इनमें रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान और संभवतः चीन एक साथ दिखाई दे सकते हैं। कुछ अन्य देश जैसे कि सीरिया, वेनेजुएला और क्यूबा भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इनकी स्थिति बाद में डिसाइड होगी। वहीं एक गुट उन देशों का हो सकता है जिन्हें न्यूट्रल भूमिका में देखा जा सकता है या जिन्हें शांति के पक्ष में कहा जा सकता है। ये युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे और शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाड़ी देश भी रूस के साथ नहीं जाते हैं तो वो इस गुट के अंदर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हर वक्त एक सवाल होता है, जंग कैसे शुरू होती है ये सब जानते हैं, लेकिन जंग कैसे खत्म होती है ये कोई तय नहीं कर पाता। और वैसे भी इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए जंग हमेशा खतरनाक होती है। लड़ाई के बाद कई चरण आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी टॉक यानी कि शुरुआती बातचीत। ये आमतौर पर देशों के लीडर या पीस कीपिंग संस्थाएं करती है। इसमें लड़ रहे लोग साथ बैठकर बात करते हैं। इसके बाद नेगोशिएशन होता है, यानी शर्तें रखी जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ लिखा पढ़ी के साथ शांति स्थापित हो जाती है। लेकिन सोचिए जरा, इजराइल और हमास जो सिर्फ दो देशों की जंग है और जिनमें शांति स्थापित करने के लिए 45 से ज्यादा देश लगे हैं, वहां शांति स्थापित नहीं हो पा रही। रूस और यूक्रेन दो देशों की जंग है, लेकिन उनके बीच शांति स्थापित नहीं हो पा रही। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या वाकई में शांति स्थापित करना इतना आसान होता है? और उसमें भी अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो शांति स्थापित होने से पहले बर्बादी कितनी होगी ये तय करना मुश्किल। लेकिन दुनिया मान रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।